हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास में वेलकम करता हूं। बच्चों, कल क्लास 12 में हमने बोर मॉडल स्टडी किया था और मैंने आपको बोर मॉडल की कुछ पोस्टुलेट्स बताई थी। आज हम स्टडी करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ बोर मॉडल कि बोर मॉडल ने अपना जो एमिशन स्पेक्ट्रम दिया ये किस तरीके का था, और इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि बोर मॉडल की क्या क्या जो है लिमिटेशंस थी। इन लिमिटेशंस के बारे में आज हम अच्छे से स्टडी करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ बोर मॉडल। जब हम आप जैसे जानते हो कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर किसी हायर एनर्जी लेवल के अंदर चले जाता है। इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी E2, इसकी E3, इसकी E4। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल के अंदर चला जाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन की नेचर होती है इसके स्टेबल होने की, और स्टेबल ये तब होगा जब लोअर एनर्जी लेवल में आए। तो लोअर एनर्जी लेवल में आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एमिट्स करता है, एनर्जी का एमिशन करता है, और ड्यू टू एमिशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसी भी लोअर एनर्जी लेवल में आ सकता है। आइदर यहाँ आ सकता है, आइदर यहाँ से यहाँ आ सकता है, आइदर यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो किसी भी लेवल में एनर्जी एमिट्स करके इलेक्ट्रॉन कम बैक करता है, और कम बैक करने के बाद वो लोअर एनर्जी में स्टेबल होने के लिए लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आ जाता है। जब वो लोअर एनर्जी में जंप करता है तो इस दौरान कुछ मैंने आपको बताया था वो कुछ रेडिएशन एमिट्स करता है, एंड दीज एमिशंस इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ लाइट। तो ये जो एमिशन होता है एनर्जी का, ये एक बंडल लाइट के बंडल्स की फॉर्म में दिखाई देता है, और इस लाइट के बंडल्स के अंदर हमें कुछ डिफरेंट वेवलेंथ की हमें कुछ जो है स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व तो यहाँ हमें कुछ डिफरेंट वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो दिखाई देती हैं। These lines known as a Lyman series, Balmer series, Paschen series, हुंड सीरीज, हम्प सीरीज, इस तरीके से काफ़ी सारी जो लाइनें हैं ये हमें इस स्पेक्ट्रम के अंदर दिखाई देती है। तो आज हम स्पेक्ट्रम में बनने वाली कुछ लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में जब आता है तो एमिशन ऑफ लाइट करता है, और ड्यू टू दिस एमिशन ऑफ लाइट यहाँ पर हमें डिफरेंट वेवलेंथ की कुछ जो है वो वेव्स दिखाई देती है, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देती है। तो कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देती है और कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है, इन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ बोर मॉडल। तो एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ बोर मॉडल की जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज कि हमारा एक एटम है और यहाँ जैसा कि हम जानते हैं
यहाँ जो स्पेक्ट्रम बनता है वो एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनता है, यानी एनर्जी लेवल धीरे धीरे ऊपर जाने पर कम होता चला जाता है। दो लाइंस के बीच में एनर्जी लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सपोज करो ये N1, ये N2, ये N3 एनर्जी लेवल है, ये N4, ये N5, ये N6, ये N7, ये N8 और ये N9 और इसके बाद N इनफाइनाइट। जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पर होता है तो हम ये मानते हैं कि फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इसके ऊपर जो है वो जीरो हो जाता है, यानी ये आइसोलेटेड न्यूक्लियस से आइसोलेटेड हो जाता है और फ्री हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर जब कोई एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को एमिट्स करता है और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी के अंदर आता है। सपोज करो जब इलेक्ट्रॉन किसी इनफाइनाइट से यहाँ n=1 शेल के अंदर आता है या n=1 लोअर एनर्जी लेवल के अंदर कूदता है, तो ये यहाँ से आ सकता है, 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 ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो काफ़ी सारे इसके ट्रांजिशन जो है वो हमें दिखाई देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी भी एनर्जी लेवल से N1 एनर्जी लेवल के अंदर आता है तो कुछ लाइंस फॉर्म होती है या कुछ लाइंस जो है एक बंडल ऑफ लाइट जो है वो रिड्यूस करता है। इस बंडल ऑफ लाइट के अंदर हमें कुछ जो है स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देती हैं। दीज स्पेक्ट्रल लाइंस आर नोन एज लाइमन सीरीज। तो यहाँ जो लाइंस बनती हैं इनको हम लाइमन सीरीज के नाम से कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से सपोज करो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जंप करते हुए n=2 स्टेट पर आता है, इनफाइनाइट से आ सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी इनफाइनाइट से किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n=2 एनर्जी लेवल के अंदर आता है तो यहाँ से हमें कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हुई दिखाई देती है, बट दीज स्पेक्ट्रम लाइंस इज नॉन एज ए बाल्मर सीरीज। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से जंप करते हुए नीचे किसी इनफाइनाइट से यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से इस तरीके का ट्रांजिशन करता है कि किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है n=3 शेल के अंदर आता है, यानी n=3 एनर्जी लेवल को गेन करता है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ ट्रांजिशन ऑफ लाइन दिखाई देती है। इस तरीके से बनने वाली जो लाइन है ये पाश्चन सीरीज के नाम से जानी जाती है। इसी वे में जब हम आगे चलते हैं तो सपोज करो इलेक्ट्रॉन हमारा n=4 के अंदर आता है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, तो सपोज करो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी हायर एनर्जी लेवल से n=4 शेल में या n=4 लोअर एनर्जी लेवल के अंदर होता है, तो इस ट्रांजिशन से बनने वाली जो लाइंस होती इस ट्रांजिशन से बनने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, इन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट सीरीज नाम देते हैं। ब्रैकेट सीरीज। इसी तरीके से हम जान सकते हैं कि सपोज अगर हमारे पास इसका मतलब जब किसी स्पीशीज के अंदर
इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आता है तो या तो वो लाइमन सीरीज बनाता है या बामर सीरीज बनाता है या पाश्चन बनाता है या ब्रैकेट बनाता है या तो वुंड सीरीज बनाता है या तो हम्फ्री सीरीज का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा भी काफ़ी जो है वो सीरीज बनती है, बट यट दे आर नॉट नोन। अभी उनके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। अभी हमें सिर्फ 6 सीरीज के बारे में पता है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, वुंड सीरीज एंड लास्ट हम्फ्री सीरीज। तो यहाँ हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम जब बनता है, लाइमन सीरीज कब बनती है? लाइमन सीरीज के लिए n1 = 1 होगा, जबकि इसके लिए हम n2 की बात करें तो n2 इसके लिए हमारे पास 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो n2 का वैल्यू यानी जो ट्रांजिशन होगा वो 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से और इनफाइनाइट से हो सकता है। तो इस तरीके का जो ट्रांजिशन हमारे पास बनता है इसे हम लाइमन सीरीज कंसीडर करते हैं। इसके अलावा अगर हम बामर सीरीज की बात करें तो बामर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू हम 2 लेते हैं और इसके लिए n2 का वैल्यू ट्रांजिशन जो होगा वो 3 से, 4 से, 5 से, 6 से इस तरीके से होगा। तो 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रांजिशन जो है वो स्टार्ट होता है 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से और हमें कई नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो दिखाई देती है। इसी तरीके से यदि हम पाश्चन सीरीज की बात करते हैं तो पाश्चन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू हम 3 कंसीडर करते हैं और यहाँ n2 का वैल्यू 4, 5, 6, 7 और इनफाइनाइट हो सकता है। पाश्चन के बाद अगर हम ब्रैकेट सीरीज की बात करते हैं तो ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 4 होगा और n2 का वैल्यू 5, 6, 7, 8 और लास्ट इनफाइनाइट तक होगा। यही हम अगर वुंड सीरीज की बात करते हैं, वुंड सीरीज, तो वुंड सीरीज के लिए n1 का वैल्यू हम 5 लेते हैं और n2 का वैल्यू यानी यहाँ पर जो ट्रांजिशन होगा वो 5th लोवेस्ट एनर्जी लेवल के अंदर होगा। 6 से हो सकता है, 7 से हो सकता है, 8 से हो सकता है या इनफाइनाइट से हो सकता है। तो यहाँ n2 का वैल्यू हम 6, 7, 8, 9, 10 और इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरीके से यदि हमारे पास एक हम्फ्री सीरीज बनती है, हम्फ्री सीरीज, तो n1 का वैल्यू इसके लिए 6 होता है जबकि n1 का वैल्यू यहाँ पर 6 होता है जबकि n2 का वैल्यू 7, 8, 9 और इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से जब कोई एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी लोअर एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी लेवल में चला जाता है और हाईएस्ट एनर्जी लेवल से जब जंप करता हुआ लोवेस्ट एनर्जी लेवल में आता है तो वो इस तरीके से ट्रांजिशन जो है वो शो करता है। ड्यू टू दिस ट्रांजिशन हमें कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो दिखाई देती है। इन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, वुंड और हम्फ्री सीरीज के अंदर स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से हम नील्स बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हाइड्रोजन एटम के अंदर हाइड्रोजन एटम के अंदर
एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो देखा और उसने बताया कि ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये डिफरेंट डिफरेंट के ट्रांजिशन जो है वो करता है। ड्यू टू दिस ट्रांजिशन हमें कुछ लाइंस, ड्यू टू दिस ट्रांजिशन एक बंडल्स ऑफ लाइट की फॉर्म में ये ट्रांजिशन होता है और इस बंडल ऑफ लाइट के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की कुछ लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो दिखाई देती है। तो इस तरीके का एमिशन स्पेक्ट्रम जो है बोर्स के द्वारा दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि बोहर का जो स्पेक्ट्रम था इसकी लिमिटेशंस क्या थी और लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। आप राइट डाउन कर लें। limitations of Bohr model। बोहर मॉडल की जो फर्स्ट लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थी, वो यही थी कि जिसने जो अपना स्पेक्ट्रम दिया, ये स्पेक्ट्रम जो है ओनली सिंगल स्पीशीज के लिए इसने दिया, जैसे लाइक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर single electron species। like hydrogen and hydrogen like species। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज वो जिसके अंदर हाइड्रोजन के जैसा ही ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन में हम जानते हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से अगर हम हीलियम प्लस की बात करें तो हीलियम प्लस कब बनता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। तो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक है, हीलियम प्लस में भी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। ऐसे ही लिथियम +2 बनाता है तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 यूज करने के बाद इसके पास एक बचता है। बेरिलियम अगर +3 बनाता है तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज से हमारा मीनिंग यही है कि हाइड्रोजन के जैसा उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो इस तरीके से बोहर ने जो अपना एमिशन स्पेक्ट्रम दिया ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर ही एप्लीकेबल होता है। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज पर इसका एमिशन स्पेक्ट्रम जो है ये वर्क नहीं करता। दूसरा, अगर हम बात करें इसका लिमिटेशंस क्या था, तो इसका कहना था कि स्पेक्ट्रल लाइंस इसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रल लाइंस जो बनती थी वो एक सिंगल लाइन बनती थी। लेकिन जब इस स्पेक्ट्रल लाइंस की बाद में स्टडी की गई तो पाया गया कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस, एक स्पेक्ट्रल लाइंस भी जो होती है वो डिफरेंट कई छोटी स्मॉल वेव्स का एक बंडल होती है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल स्पेक्ट्रल लाइन इज ए सिंगल लाइन।
it is not a single line, it is a bundle of many small lines. तो बोहर ने कहा कि स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो एक सिंगल लाइन होती है, जबकि बाद में जब हमने इसको स्टडी किया, अदर साइंटिस्ट ने जब इसको स्टडी किया तो पाया कि एक स्पेक्ट्रल लाइन सिर्फ सिंगल ना होकर कई लाइंस का एक बंडल होती है. ड्यू टू दिस रीजन बोहर मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल एंड दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल. थर्ड, अगर हम इसका लिमिटेशंस देखें तो he cannot explain Zeeman effect. Zeeman effect and Stark effect. तो यह जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी नहीं बता पाया. सर ये जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है? तो देखो, जीमान इफेक्ट क्या हुआ, जब किसी हमने एक स्पेक्ट्रल लाइंस को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं, ये एन और एस, तो ये स्पेक्ट्रल लाइन से जब मैग्नेटिक फील्ड को पास किया जाता है तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ये स्प्लिटिंग कर जाती है, यानी एक से ज़्यादा लाइंस के अंदर जो है स्प्लिटिंग कर जाती है. स्प्लिटिंग कर जाती है और ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट हो जाना जीमान इफेक्ट कहलाता है. इसी तरीके से जब इसी स्पेक्ट्रल लाइंस पर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हमने जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया तो भी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है ये स्प्लिट कर जाती है, एक से ज़्यादा लाइंस के अंदर टूट जाती है, स्प्लिट कर जाती है ना. दिस इज नॉन एज स्टार्क इफेक्ट. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है जीमान के द्वारा लगाया गया, इसलिए इसको जीमान इफेक्ट कहा जाता है, जबकि इलेक्ट्रिकल जो फील्ड के अंदर लाइट की जो स्प्लिटिंग देखा ये स्टार्क ने देखा, इसलिए इसे स्टार्क इफेक्ट के नाम से जाना जाता है. तो इस तरीके से ही कैन नॉट एक्सप्लेन द जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट. इसी के बाद हम इसका नेक्स्ट जो है लिमिटेशंस की बात करते हैं. तो आज जब हम इसका नेक्स्ट लिमिटेशन देखते हैं तो ये he cannot explain the dual behavior of electron. यह इलेक्ट्रॉन के ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ऑफ नील्स बोर, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी शेल के अंदर जो है एक पार्टिकल की फॉर्म में जो है वो रिवॉल्व करता है. तो इसका कहना था कि इसमें केवल पार्टिकल नेचर जो है वो पाई जाती है, जबकि एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डी ब्रोगली. अभी हम आगे स्टडी करेंगे. तो डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर तो होती ही है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ड्यू टू, और ये जो है
इसकी स्पीड जो है वो लाइट की वेलोसिटी से थोड़ा कम होती है, बट इतना ज़्यादा स्पीड होने की वजह से इसके अंदर वेव नेचर पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल और वेव नेचर दोनों अवेलेबल होता है। यानी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह तो बिहेव करता ही है, इसके अलावा ये वेव की प्रॉपर्टीज को भी दिखाता है। ड्यू टू दिस रीजन डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन हैज टू टाइप ऑफ नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, एंड both nature are available in electron. But according to बोहर मॉडल कहता था कि इलेक्ट्रॉन के अंदर सिर्फ पार्टिकल नेचर होती है, वेव नेचर के बारे में इसने कोई सजेशन नहीं दिया। तो ड्यू टू दिस रीजन दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। बात करते हैं इसकी फिफ्थ जो लिमिटेशंस थी, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्चुअल में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है तो हम एक साथ इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और इसके मोमेंटम को नहीं बता सकते। बट हम ऐसा क्यों नहीं बता सकते, इसके बारे में बोहर ने इस पर कोई फोकस नहीं किया। तो दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल के अंदर ये कुछ लिमिटेशंस थी। तो आई थिंक आज आपको बोहर एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ बोहर मॉडल और लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। इसी के साथ में आज की क्लास खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।